मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है आयुर्वेदिक चिकित्सा बनाम डॉक्टरों का विवाद क्या है। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। हमारे जीवन और वेद का संगम है आयुर्वेद। भारत की इस प्राचीन विरासत को प्राचीन चिकित्सा पद्धति भी माना जाता है, मगर भारत में ही आयुर्वेद की सर्जरी को लेकर बहस क्या उठी, थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के पीजी डॉक्टरों को 58 सर्जरी की मंजूरी दी थी, जिस पर इंडियन मेडिकल काउंसिल ने विरोध जताया और केंद्र सरकार से अधिसूचना वापस लेने की मांग की। दिल्ली समेत कई शहरों में आईएमए से जुड़े डॉक्टर और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर आज योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च की। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी की मौजूदगी में कोरोना की देसी दवाई लॉन्च की गई। तो आज हम देश की बहस में बात करेंगे कि क्या वाकई आयुर्वेदिक सर्जरी होनी चाहिए। बहस में हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। इसी बहस में हम आपको बाबा रामदेव का वो इंटरव्यू भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने आयुर्वेद में विश्व गुरु बनने की बात कही है। हमारा सवाल है, आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का विरोध गलत है, हाँ या नहीं में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, या आप इसके बारे में हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दे। आइए अब देखते हैं बाबा रामदेव का वो इंटरव्यू जो मैंने आज दोपहर किया था। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बहस में कौन कौन हमारे साथ शामिल रहेंगे। पतंजलि की तरफ से डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय मेरे साथ होंगे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिवीजन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के। मेरे साथ डॉक्टर विनोद यादव होंगे, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आयुर्वेद के आयुष मंत्रालय के अंदर। मेरे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल होंगे, जो कि नेशनल चेयरमैन है आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के, साथ ही साथ फॉर्मल नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है आईएमए के, क्योंकि आईएमए ने ही इस मुद्दे पर विरोध किया था। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष चौहान है, जो कि सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जरी के हैं। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, जो कि एक सीनियर फिजिशियन है। ये तमाम गेस्ट हमारे साथ होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को भी चाहूंगा कि आप भी सुने बाबा रामदेव ने इस मसले पर क्या कहा था, और साथ ही साथ आयुर्वेद एज ए होल सब्जेक्ट उस पर उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमारी विश्व गुरु बनने की हैसियत है। तो सुनते हैं बाबा रामदेव का ये इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बाबा रामदेव ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कोरोनिल के बारे में बात कही थी, तब इस बात पर बड़ा विवाद उठा था कि उनकी कोरोनिल किट क्या वाकई कोरोना का कारगर इलाज है, लेकिन आज इस पर WHO की सहमति मिल चुकी है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद सीधे बाबा रामदेव जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, WHO की स्वीकृति का मतलब क्या है अंतर्राष्ट्रीय मायनों में? देखो दीपक भाई, पहले तो ये भारत के लिए गौरव की बात है कि कोरोना की दुनिया में पहली दवाई पतंजलि ने बनाई। ये बात पतंजलि की नहीं, कोई ब्रांड की बात नहीं है। योग आयुर्वेद जो भारत की सांस्कृतिक ज्ञान विरासत है, अपने पूर्वजों का ज्ञान जो पूरी दुनिया के लिए वरदान है, उस ज्ञान को अनुसंधान के पंख लगा करके हमने DCGI से परमिशन ली, WHO के जो है पूरे के पूरे एक टीम आई हमारे, और उसने 150 से ज़्यादा देशों में हमने अब कोरोनिल से लेकर के 100 से ज़्यादा जो हमारी गिलोय घनवटी से लेके आंवला एलोवेरा से लेकर के तमाम तरह के च्यवनप्राश से लेकर के वो प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के साथ बनाते हैं, उनकी परमिशन दे दी है। और बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया वैक्सीन पर ही अभी उलझी हुई है, जो कि कोरोना का प्रिवेंशन है। कोरोना होने के बाद वैक्सीन काम नहीं करती है, कोरोना ना हो इसलिए प्रिवेंशन है। कोरोना होने के बाद कोरोनिल काम करेगी, कोरोना से बचाएगी भी, प्रिवेंशन भी है।
और आफ्टर कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे भी ये बचाएगी। तो पहले जो हमें ड्रग अधिकारी ने जो लाइसेंस दिया था वो इम्यूनो बूस्टर का दिया था, अब उन्होंने भी हमको एक कोरोना की दवाई के रूप में इसका लाइसेंस दे दिया है। WHO ने 150 से ज़्यादा देशों में बेचने का लाइसेंस दे दिया है, और सारे रिसर्च के प्रोटोकॉल्स जो हमने पहले ही कर लिए थे रिसर्च, तो अब 9 से ज़्यादा जो टॉप इम्पैक्ट के इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनमें उनको के पूरे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। 16 अभी पाइपलाइन में है, टोटल 25 पेपर इस पर, और 100 से ज़्यादा पेपर आयुर्वेद पर और 200-250 योग पर, कुल मिलाकर के सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने प्रकाशित करके योग आयुर्वेद को प्रतिष्ठा दिलाई है। और पूरी दुनिया को पतंजलि के माध्यम से, भारत के माध्यम से एक सस्टेनेबल हेल्थ मिलेगी। और ये जो टेम्परेरी रिलीफ दे करके लोगों की लूज खटोस हो रही थी, खाली कोरोना नहीं, अलग अलग BP, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस और तमाम बीमारियों के नाम पर, उससे भी हम बचाने के लिए अब एक बड़ी लकीर खींचने वाले कि एलोपैथी का विकल्प हम देंगे। और ये जो ड्रग माफिया हैं, जो मेडिकल टेररिज्म और अनार्की फैला रहे हैं, उनसे लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारे योग आयुर्वेद में है, उसकी का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। दीपक भाई, आपने कहा जो एलोपैथिक टेररिज्म फैला रहे, सबसे पहले समझना चाहूंगा, जब आप पहली बार दवाई लेके आए थे तो कमोबेश वही चीज थी जो आपने कोरोनिल किट में दी थी कि भाई इससे कोरोना का इलाज हो सकता है, क्योंकि कोरोना के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसी तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन तब वो तमाम लोग आपके पीछे क्यों पड़ गए? क्या उनको अपनी दुकान बंद होने का डर था? वो डर तो तब भी था और अब ज्यादा हो गया दीपक भाई। उस समय मैंने कहा ना, उन्होंने हमें इम्यूनिटी बूस्टर कह करके और खूब जो है हम हमारे साथ गाली गलौज किया, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, हमें नॉन साइंटिफिक कहने की कोशिश की। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तब तो एक ही कोरोनिल किसे घबराए हुए थे। अब तो मैंने जो है एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, माने सेल एंड ट्रायल, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन विट्रो बोला जाता है, इन विट्रो से लेकर के इन विवो से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के प्री ट्रायल से लेकर के पोस्ट ट्रायल से लेकर के 100 से ज़्यादा बड़ी दवाइयाँ बना दी हैं। कोरोनिल, पीडानिल, डेंगोनिल, ब्लड प्रेशर के लिए मधुनाशिनी, मधु ग्रिट, शुगर के लिए मुक्तावटी, BP ग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, लिवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, ऐसे ऐसे करके पूरी एक सीरीज तैयार कर दी है। अब कैसे लड़ेंगे? अब आप देखना, और नए विवाद खड़े करेंगे कि ये इन बीमारियों को तो कंट्रोल ही किया जा सकता। बाबा तो हर बीमारी को क्योर करने की बात कर, अरे क्योर जब होती है तो क्योर करने की बात क्यों ना करूं? तो ये ताकत उनके पास है नहीं, वो ताकत योग आयुर्वेद में भारत की ज्ञान परंपरा में है। तो भारत की को सम्मान देने में दिक्कत क्या? और विदेशी सम्मान दे या ना दे, चलो उनका मैटर अलग है, और वो जो इनको अपना समाधान चाहिए वो सम्मान दे रहे हैं और देंगे भी। ये भारत में अपनी निजता से नफरत करने वाला एक पूरा गैंग है दीपक भाई। अभी कोरोनिल के बाद अब जो दूसरी मैंने बड़ी लकीर खींची है कि भारत योग आयुर्वेद में वर्ल्ड को लीड करेगा। WHO का हेड ऑफिस आने वाले 30 सालों में भारत में बनेगा। अभी तो WHO के जो गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, भारत WHO को चलाएगा। ऐसा मैं 30 सालों में भारत में देखना चाहता हूँ, और उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, चाहे लाख आलोचना करें। हम प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ अपना काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे दीपक भाई। ये लो जलती रहेगी, ये दीपक जलता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रामाणिकता के साथ काम करने की जरूरत है, और आप वाकई प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये आपका सिद्ध है, यह आपका पुरुषार्थ है कि आपने WHO से इस दवाई को अनुमति दिला ली है। लेकिन मेरा सवाल इससे भी बड़ा है। WHO के जो हेड हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि योग और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर भारत में बने। क्या पतंजलि भी कुछ पुरुषार्थ करेगा इसमें? क्योंकि आज ये प्रस्ताव के घोषणा खुद जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी के चेयरमैन है WHO की, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपके कार्यक्रम में करी है। इसमें पतंजलि हर तरह से अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। पतंजलि, हमारे 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट हम इसके लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अभी भी हमने, आपको पता है, सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके दुनिया का सबसे पहला योग आयुर्वेद पर आधारित रिसर्च सेंटर हमने बनाया। खुद हर्षवर्धन जी ने उसका
आधारशिला रखी, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। अपना पूरा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरी पतंजलि योगपीठ, पूरी पतंजलि की एक्सपर्टीज, पूरा पतंजलि का साम्राज्य मैं इसके लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। इससे लोगों की भलाई होनी चाहिए, लोगों विश्व का कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा ना, मेडिकल एनार्की, मेडिकल टेररिज्म और ड्रग माफिया जो पूरी दुनिया के अंदर लूट खसोट मचाए हुए हैं, मैं एलोपैथी से मेरी सिंपैथी में कहता हूं, जहां लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत है, जहां ऑपरेशन की जरूरत है, वहां वो करो, लेकिन गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग करके और टेम्परेरी ट्रीटमेंट तुम कर रहे हो। हमारे पास जब 99% बीमारियों का परमानेंट सॉल्यूशन है, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के, और वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस और एसएलईएमएस, ऑटोमन डिजीज, एमएनडी, पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का, एपिलेप्सी जैसी बीमारियों का, तो इसको दुनिया के सामने क्यों नहीं लाना चाहिए? पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो एक बाजार भी, यद्यपि हम दुनिया को एक बाजार नहीं परिवार मानते हैं, उपचार और उपकार की भावना से काम करते हैं, तो इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आज मैं दीपक भाई न्यूज नेशन के माध्यम से सारे देश के सामने ये प्रतिबद्धता दोहराता हूं, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। सर्वस्व न्योछावर करने के लिए स्वामी रामदेव प्रतिबद्ध है। और आपने मुझे लगभग 2 दशकों से देखा है कि स्वामी रामदेव कभी भी अप्रामाणिक बात नहीं कहता, और जो कहता है उस पर डटता है और उसको स्थापित करके ही दम लेता है। इसको भी जो भी करना होगा उसको करेंगे दीपक भाई। स्वामी जी, आपके आलोचकों का ये कहना है, जब आपने कोरोनिल लॉन्च किया था तब ये कहा कि स्वामी जी किसी भी तरह की घोषणा करके मीडिया के अंदर सनसनी फैलाकर पैसा कमाना चाहते हैं। कोरोनिल भी आपने इसलिए मार्केट में बिना प्रूफ के, WHO के सहमति के इसको डाला क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते थे। आप क्या कहेंगे उनके इन आरोपों के बारे में? और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने केस लगाए आपके खिलाफ और मुंह की खाई। हाँ देखो, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमको केस लड़ने पड़े, सैकड़ों केस लगे थे। ये तो इस देश के लोगों ने मुझे ताकत दे रखी है, नहीं तो करोड़ों रुपए तो हमारे केसों में लग जाते हैं दीपक भाई। स्वामी रामदेव के पास पहले भी एक कौड़ी नहीं थी, आज भी नहीं। आपने तो मुझे हरिद्वार से लेकर के पूरे देश में मेरे साथ इंटरव्यू किए हैं, और आज से नहीं, जब 25 साल पहले, 26 साल पहले जब मैं सूरत में, तब से मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हैं दीपक भाई। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि कुछ लोगों का काम कहना है। मैंने कहा, जिनको अपनी निजता से नफरत है, जिनकी विदेशी कंपनियों के साथ यारी है, खुद से जिनकी गद्दारी है, वो लोगों के लिए कुछ नहीं कहना। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, जो भी 1 करोड़ से लेकर के करोड़ तक देश ने मुझे दिया, दुनिया का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का इंस्टीट्यूट, और पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा हमारी परंपरागत ज्ञान परंपरा पर आधारित विश्वविद्यालय पतंजलि ने दिया। दुनिया की पहली जो है कोरोनिल की दवाई, दुनिया की डेंगू की पहली दवाई, और सभी बीमारियों को परमानेंट इलाज करने वाली दवाइयाँ पतंजलि ने दी हैं। इसके बदले में किससे क्या लिया है? जो बकवास करते हैं, जो ठलवे हैं, जो बैठे बैठे बातें सेकते रहते, कामचोर हरामखोर हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना। मैं देश के लिए काम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा बिना किसी स्वार्थ के, और जो भी अर्थ में लेगा उसको भी परमार्थ में लगाऊंगा। और पहले भी हमने दवाई बनाई तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ बनाई थी। वहाँ कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थे, कुछ जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट रिसर्च का काम पूरा हो चुका था। लेकिन आजकल पेपर पर चीज़ों को उतारने के लिए इतने दिन लग गए। रिसर्च पेपर हमने तभी सबमिट कर दिए थे, उनको पब्लिश होने में टाइम लग गया, क्योंकि पूरी दुनिया की जो भारत विरोधी ताकतें थी वो नहीं चाहती थी। अब जो टॉप जर्नल्स के अंदर, जो हाई इम्पैक्ट के जर्नल्स में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, उनको पूरी दुनिया कह रही है कि भाई ये काम तो बहुत पहले हमको इनको छाप देना चाहिए था, इन रिसर्च पेपर्स को हमें स्वीकृति दे देनी चाहिए थी। तो बातें करने वाले अपना बात करते रहेंगे दीपक भाई। हम आप सबके प्यार और इस देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से, आप सबकी सद्भावना से हम ये काम करते रहेंगे, और अंततः भारत को, भारतीयता को गौरव दिला के रहेंगे, और करोड़ों लोगों का भला करते रहेंगे, चाहे हमें कोई कितना ही बुरा कहे दीपक भाई। मैं आपसे एक अगले विषय पर आना चाहूंगा। हाल ही में भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने परमिशन दी है आयुर्वेद के डॉक्टर्स को कि वो कुछ चिकित्सा पद्धति कर सकते हैं, खास तौर पर सर्जरी। लेकिन IMA उसका विरोध कर रही है। आप उस विरोध को कैसे देखते हैं? और जब 2500 साल पहले
महर्षि चरक ये काम कर चुके थे, जिन्हें पहला शल्य चिकित्सक और डॉक्टर माना जाता है, पहला डॉक्टर उनको स्थापित किया हुआ है संविधानों में, और भारत के जितने भी संहिता है उनके अंदर, यजुर्वेद के अंदर, संविधान से मेरा मतलब ये है कि जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी उनको इसका जनक माना जाता है। तो सवाल ये है, इसका विरोध क्यों हो रहा है आईएमए की तरफ से? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पहले तो मैं भारत सरकार से भी पहले भी आग्रह कर चुका हूँ, और अभी मैं ऑफिशियल भी लेटर लिख करके आग्रह करूँगा कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, जैसे बीएमएस कोई करता है, योग कोई पढ़ता है, तो उसको सब मॉडर्न मेडिकल साइंस की पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। ये एमबीबीएस का जो कोर्स करते हैं, एमडी जो बनते हैं, उनको आयुर्वेद और योग पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे कि कम से कम अज्ञान के कारण से विरोध ना करें, कुछ आग्रहों के कारण से विरोध करते हैं। फिर कुछ लोग प्रायोजित तरीके से विरोध करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर कम विदेशी कंपनियों के और खास करके दवा कंपनियों के एजेंट जाता है उनको। अरे भाई, तुमको यदि भला हो रहा है किसी पेशेंट का और उसको एक्सपर्टीज़ है, जैसे आपने भी कहा दुनिया के प्रथम शल्य चिकित्सक तो महर्षि सुश्रुत हैं, और यूरोप से लेकर के, जर्मनी से लेकर के पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को मानती है। और ये 200 साल पुरानी एलोपैथी, तो क्या 200 साल पहले इस दुनिया में कोई चिकित्सा पद्धति ही नहीं थी? क्या लोगों को उपचार ही नहीं होता था? वो कहते हैं हमने लोगों की का लाइफ स्पैन बढ़ा दिया। मैं एक एलोपैथी की दवा नहीं खाता, 100 से ज़्यादा वर्ष जीऊँगा, और मेरे से प्रेम करने वाले, योग से प्रेम करने वाले 100 से ज़्यादा साल जिएंगे। लाइफ स्पैन हमने नहीं बढ़ाया क्या? तो कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो एक तरह से विदेशी कंपनियों के या दवा कंपनियों के एजेंट के रूप में उनके पेरोल के ऊपर काम करते हैं। उन लोगों को कष्ट है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी सबके सब डॉक्टर ऐसा नहीं है, उनमें भी 90% डॉक्टर मुझे लगता है अच्छे होंगे। कुछ ये अलग अलग क्षेत्रों में कुछ 1-2%, 5%, 10% कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे लगता है उनकी भी काउंसलिंग करने की जरूरत है। उनको कपालभाति अनुलोम विलोम करा देंगे एक पूरा सेशन। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने आचार्य सुश्रुत की बात की, 2500 साल पहले उन्होंने सबसे पहली चिकित्सा की थी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं किस तरह का उन्होंने ऑपरेशन किया था और कैसे मॉडर्न दिन में ये ऑपरेशन उन्हीं की तरह कॉपी से होता है? अगर कुछ ज्ञान बढ़ा सके आप दर्शकों का हमारे तो। देखो दीपक भाई, एक तो पूरा संहिता में भी जिक्र और अभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। एक तो जो हाथ पैर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उसका हमारे पास में पूरा इलाज है। दूसरा पायस फिशर फिस्टुला और हर्निया का पूरा अभी भी हम करते हैं क्षार सूत्र आदि से, और अभी भी चल रहा है। पतंजलि में भी ये पूरा इलाज चल रहा है, कोई भी आकर के देख सकता है। और मैं चाहूँगा एक बार ये करें आप, क्योंकि आप तो इसके पर शो करते हैं। मैं आपको दाद देता हूँ दीपक भाई, जब भी कोई भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, भारतीयता अपनी अस्मिता को लेकर के कोई बड़ा प्रश्न उठता है तो आप बेबाक तरीके से उसके ऊपर बहस करते हैं और उन सब लोगों को खुली चुनौती भी देते हैं और उनको सत्य का दर्शन कराते हैं। अब कोई हट दुराग्रह से माने या न माने, वो उसकी जो है उसके संस्कार। ये 4-5 चीज़ें जो हम खुद करते हैं, दांत का हम वैदिक तौर तरीक़ों से जो है शल्य चिकित्सा करते हैं, पायस फिशर फिस्टुला की करते हैं, जिनके टेस्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिनको हर्निया हो जाता है उसको करते हैं हम आयुर्वेदिक तौर तरीक़ों से ही। पूरा जो हमारे शास्त्रों में लिखा उसके अनुसार हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, अथवा जिनको शल्य चिकित्सा की ज़रूरत पड़े, सर्जरी की ज़रूरत पड़े, वो भी कराते हैं। और साथ साथ में स्किन की भी हम करते हैं, और हड्डियों के ये जो सर्जरी का काम है ये हम आयुर्वेदिक तौर तरीक़ों से करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत। और आँखों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर अभी जो है अभी काम नहीं किया हमने ब्रेन की सर्जरी का, और आँखों के ऊपर भी हमने काम किया है। और उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए अक्षय तर्पण आदि का भी एक बहुत बड़ा व्यापक शोध अनुसंधान हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्वामी जी, कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम ये मान सकते हैं कि हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ बाकी है। अगर अभी भी किसी परिवार में, कई लोगों ने कोरोनिल का इस्तेमाल किया होगा, अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो आप क्या ट्रीटमेंट उसको सुझाव देंगे पतंजलि के माध्यम से और कोरोनिल के माध्यम से?
ये प्रिवेंशन भी है। जो बचना चाहते हैं, जो रोज़ बाज़ार में रहते हैं, आप जैसे लोग जो रोज़ स्टूडियो में आते हैं और बहुत लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन करते हैं बहस में, तो जो भी घर से बाहर निकल करके पब्लिक कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहते हैं और जहाँ इन्फेक्शन का खतरा है, वो एक गोली स्वासारी, एक गोली कोरोनिल की खा करके निकले और आने के बाद घर में वो खा लें। एक बात, यदि किसी को कोरोना हो गया है तो होने के बाद कोरोनिल खा ले और कपालभाति या अनुलोम विलोम मात्र 2 प्राणायाम भी कर लें तो उसका काम हो जाएगा। तीसरी बात, जिनको कोरोना होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको, क्योंकि अभी मैं लाखों लोगों को ठीक कर चुका हूं, अभी इस पर रिसर्च भी पूरा है, एक्सपीरियंस भी पूरा है, पूरे एविडेंस हैं। तो जिनको कोरोना के बाद जिनकी किसी की गंध चली गई, किसी का स्वाद चला गया, किसी की मेमोरी चली गई है, किसी से उठा नहीं जा रहा है, ऐसे सभी कॉम्प्लिकेशंस वाले भी खा लें तो प्रिवेंशन भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है और आफ्टर इफेक्ट्स को भी दूर करने की ताकत स्वासारी और कोरोनिल में है। साथ अणु तेल सुबह सुबह डाल लिया करें, नहीं तो सरसों का तेल भी डाल ले तो उससे भी काम हो जाएगा। और जो कपूर आदि से हमारे यहाँ स्टीम आदि लेते थे, नहीं तो अपना यूकेलिप्टस के पत्ते, थोड़ा सा अजवाइन के पत्ते, थोड़ा सा पीपर में इसके जो है ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनसे स्टीम आदि ले लें, इतना सब कर लें तो कोरोना का खौफ कतई ना रखें। जी स्वामी जी, तो उम्मीद करता हूं कि आज जल्दी ही जैसे आपने कोरोनिल को आगे बढ़ाकर इस दवाई को दुनिया में साबित कर दिया है कि भारत के आयुर्वेद के पास शायद एलोपैथी से बेहतर विकल्प है, उसी तरह पतंजलि के ठीक बगल में WHO का हेडक्वार्टर हो, इसकी मैं कामना करता हूं स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, आपकी शुभकामनाओं से ये भी हो जाएगा। हम लगे रहेंगे 50 साल तक कम से कम और जीने वाला हूँ और ये बहुत से दीपक जलेंगे। दीपक भाई, आपकी शुभकामनाओं के लिए हृदय से मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो स्वामी रामदेव बता रहे थे कि एलोपैथी की तरह आयुर्वेद भी एक होलसम विकल्प है। इसी पर बात करने के लिए मैंने आपको बताया था कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विनोद यादव जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शरद अग्रवाल जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आशुतोष चौहान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले डॉक्टर वार्ष्णेय से शुरुआत करता हूं। वार्ष्णेय साहब, जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो इसे सेकेंड ग्रेड मेडिकल सिस्टम क्यों माना जाता है, जबकि हजारों साल पहले यही आयुर्वेद भारतीयों की लाइफ को, न केवल लाइफ स्पैन को बढ़ाता था, बल्कि हम दिखा रहे तस्वीरों में किस तरह से शल्य चिकित्सा भी 2500 साल पहले आचार्य सुश्रुत किया करते थे। दीपक जी, आपका ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि आप ऐसे एक ज्वलंत प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एलोपैथी का नाम ही देखें और उसका संधि विच्छेद करें, एलोपैथी मतलब एलो एंड पैथी, ग्रीक में एलो का मतलब दूसरा होता है, तो नाम ही बताता है कि एलोपैथी एक दूसरी पैथी है। इसका मतलब इससे पहले कोई एक और पैथी रहती होगी और वो थी ट्रेडिशनल मेडिसिन। आयुर्वेदा ही वैसा एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सब लोग काम करते हैं। हमारा एक अच्छा मेडिसिनल सिस्टम है, रिपोर्टेड है, क्लासिकली डिस्क्राइब्ड है और उसका हिस्टोरिकल डेटा भी हमारे पास बहुत अच्छा है। इस जस्ट बीच में ये 200, 250, 300 साल का जो गैप है, जिस दौरान उसके बारे में इतना प्रचार नहीं किया गया, वो काम अब आज हो रहा है। आयुष मंत्रालय के थ्रू हो रहा है, भारत सरकार के थ्रू हो रहा है और पतंजलि के थ्रू हो रहा है। जो मेन चीज़ है, जो लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा सा जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते आयुर्वेदा में, कि उसका मोड ऑफ एक्शन जो दवाइयों का है वो ज़्यादा नहीं बताया जाता है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट सददेव स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा है। पिछले 1.5-2 साल में हमने कम से कम 50 से ज़्यादा औषधियों का मोड ऑफ एक्शन पता किया है और साइंटिफिक एविडेंस पैदा की है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को लेके हम आगे आए हैं और हर एक दवा के घटक का वो किस तरीके से काम करता है, एक आदमी के सेल के अंदर, एक एनिमल मॉडल के ऊपर या फिर एक पूरे समूचे इंसान के शरीर पे, उस पर हमने काम करने का प्रयास किया है। ड्रग डिस्कवरी के पूरे प्रोटोकॉल जो इन विट्रो बायोलॉजी से लेके इन विवो बायोलॉजी से लेके ऑल द वे क्लिनिक तक जाते हैं, और बाद में उन मेडिसिन का जो साइकोसोमेटिक एनालिसिस है वो भी हम सब लोग कर रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों का डेटा, साइंटिफिक वैलिडेशन हम उस भाषा में जनरेट करें जिस भाषा में और लोग भी समझते हैं, इस केस में एलोपैथिक डॉक्टर्स, ताकि हम उन्हें कन्विंस कर पाएं कि हाँ, ये भी एक प्रमाणीय चिकित्सा विधि है और इसका इस्तेमाल भी वैसे ही किया जा सकता है जैसे और पद्धतियों का किया जा सकता है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं समझना चाहूंगा, इतना पुराना हमारा मेडिसिन सिस्टम होने के बावजूद जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, एलोपैथी के मुकाबले पीछे क्यों रह गया?
देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आज बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद हम बेकार में ही इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। क्यों नहीं हम सबको कोरोनिल की गोली ही खिला दें? मेरे ख्याल से उसी से शायद भारत से कोरोना भाग जाएगा, जिस तरह से अभी बातें यहाँ पर हो रही हैं। देखिए, बहुत जरूरी है समझना कि एक पद्धति जब दूसरी पद्धति के ऊपर कीचड़ उछाल रही है, तब हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों नहीं बात समन्वय की करते? हम क्यों नहीं बात इस चीज की करते कि ठीक है, ये पद्धति इन बीमारियों के लिए अच्छी है, यहाँ पर हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेडिसिन की एलोपैथिक जो हमारी पद्धति है, ये हमारी इन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी है, हमें इसका इस्तेमाल यहाँ करना चाहिए। हम ये किस तरफ चल पड़े? हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। हम मिक्सोपैथी की बात कर रहे हैं। क्या याद नहीं है दीपक जी आपको, वो समय था जब माएँ जो हैं घर पे डिलीवरियां कराती थी। आज भी हम जूझ रहे हैं गाँव में कि माएँ जाके हॉस्पिटल में डिलीवरी क्यों नहीं कराती, क्यों हमारे नवजात शिशु की डेथ हो जाती है, क्यों हम आज भी देख रहे हैं कि टीबी जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आज भी लोगों को ये बात समझाते समझाते हमें दशक लग गए हैं कि जब आपको कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको इलाज कराना चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं कोरोना का ट्रीटमेंट कर रही हूँ उतने समय से। मैं कितने मरीजों को जानती हूँ जो कोरोनिल खा रहे थे, फिर भी उन्हें कोरोना हो गया, फिर भी वो अस्पताल में भर्ती हुए। तो आप ये क्लेम्स नहीं कर सकते हैं कि हाँ, हमने ये दवा बना दी तो अब इससे लोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे या इन्हें कोरोना ही नहीं होगा। ये गलत है। और देखिए, एज ए डॉक्टर हमने इतने समय में देखा है कि कितने मरीज हमारे पास आते हैं जो कि मिक्सोपैथी करके बिगड़ के केसेस आते हैं। कुछ लोगों को शायद हम भी नहीं बचा पाते हैं क्योंकि वो ऐसे टर्मिनल स्टेज पर आते हैं जबकि हम उनका इलाज कर ही नहीं पाते हैं। तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि उनको अपने लिए क्या चूज करना है, कौन सी पद्धति उनको अपने लिए चूज करनी है। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, सिटीज में हैं, उनको फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, सब कुछ के बारे में। पर आप सोचिए कि जो गांव में बैठे लोग हैं, जहां आप बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ दिमाग की सर्जरी होती है या आंखों की सर्जरी होती है या नाक की सर्जरी होती है, क्या वो लोग जाके देखते हैं कि कौन सी डिग्री इन लोगों के पास है, किस डिग्री के लोग हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वो बेचारे मजबूर होके उन लोगों से ट्रीटमेंट करा लेते हैं और उसके बाद जब उनका जो हश्र होता है, जिस तरह से वो बीमार पड़ते हैं, सब कुछ होता है, फिर बेचारे शहर की तरफ भागते हैं अपना सब कुछ बेच के कि अब कैसे हम अपनी जान बचाएं, तब वो अस्पतालों तक पहुंचते हैं। तो ये गलत सिस्टम है, ये गलत बात है। इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर एमबीबीएस भी 2 साल का कर देते हैं। क्यों हम एमबीबीएस हमने 6-6, 7-7 साल का कर रखा है? क्यों उसके बाद भी आगे डिग्री लेने की जरूरत है? 2 साल के एमबीबीएस में क्यों नहीं डॉक्टर बना सकते हम? अगर इतना आसान है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही सर्जरी कर लें और वही ठीक कर दें, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज कर लें, हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम आंखों की सर्जरी, आंख नाक मुंह की सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो ये सर्जरीज अगर आप कम पढ़ाई करके भी कर सकते हैं तो फिर एमबीबीएस भी हमने क्यों 6 साल का कर रखा है? वो भी हम 2 साल का कर देते हैं। आने दीजिए डॉक्टर्स 2-2 साल की पढ़ाई करके उतरे, वो भी करें, वो भी सर्जरी है। जब आप देखेंगे कि हाँ, अब लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, अब अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तब आप हाहाकार करेंगे कि क्यों आपने एमबीबीएस 2 साल की कर दी। तो मेरे को लगता है कि सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। हम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ये एक परमिशन दे रहे हैं कि वो सर्जरीज कर सकते हैं, क्या उनके पास वो एक्सपर्टीज है? ठीक है, क्या उनके पास एनेस्थीसिया है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए मेडिसिन है? ठीक है, मैं डॉक्टर अनुराग के पास इसी सवाल को लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कविता गौड़, मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। डॉक्टर कविता गौड़, क्या कहेंगी? क्या एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में वाकई कंपटीशन होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि एलोपैथी ही बेस्ट मेडिसिन है आज के उभरते हुए दौर में? हाँ जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज सभी आयुष डॉक्टर्स को बधाई देना चाहूंगी कि जो बाबा रामदेव ने कोरोनिल किट के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रूव की है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहूंगी। और रही बात सर कंपटीशन की, एलोपैथी या किसी भी पैथी के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, और हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं और करते भी हैं। यहाँ पर कोई कंपटीशन की बात आती ही नहीं है सर। देखा जाए तो आयुर्वेद जो एक ऐसी पैथी है जहाँ पर एक हॉलिस्टिक अप्रोच की जाती है, जहाँ पर थेरेपीज अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की थेरेपीज दी जाती है। आप देखते हैं कि वहाँ पर किसी भी
हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रिवेंटिव मेजर्स हो या फिर कोई पोस्ट ट्रीटमेंट की बात की जाती है, तो आयुर्वेद के अंदर बहुत सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। ठीक है, आयुर्वेद के अंदर सफलतापूर्वक इलाज। लेकिन डॉक्टर अनुराग, जो कंसर्न स्वाति महेश्वरी ने उठाए हैं वो कितने उचित हैं? क्या पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में आपको कोई नॉलेज है? क्या सर्जरी कैसे होती है इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? उनका कहना है भाई ऐसे में तो एमबीबीएस को हर किसी के लिए सामान्य कर दिया जाए, 2 साल में एमबीबीएस कंप्लीट कर दिया जाए। क्या इतना सरल है जितना वो सिंप्लीफाई कर रही है? दीपक जी और स्वाति जी, आपको प्रणाम। आपका जो क्वेरी है और जो आपने एक जो क्वेश्चन कहा है, इसमें 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो आपने बताया कि गांव में, देहातों में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, वहाँ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो ऐसा सर्जरी दे रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, वो प्राइमरी इशू अशिक्षा का है और नॉलेज का है। उन लोगों को पता नहीं कि ट्रीटमेंट क्या लेना है। अगर हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 पैथी एक दूसरे से आपस में कीचड़ उछाल रहे हैं, आई थिंक ऐसा नहीं हो रहा है। जो मेरा सबसे निवेदन है और गुजारिश है कि ये 2 पैथियों की लड़ाई नहीं है। हमें 2 या 3 पैथियों के बीच में आपस में सिंपैथी करनी चाहिए, क्योंकि जो एम है, जो उद्देश्य है, वो रोग को समाप्त करना है, रोगी की चिकित्सा करनी है। अब वो किस पैथी से हो रही है, या 2 पैथी या 3 पैथी के मिलने से हो रही है, वो हमारा गोल होना चाहिए। कोई भी औषधि, चाहे वो एलोपैथिक की हो, चाहे आयुर्वेदिक की हो, या फिर होम्योपैथिक की हो, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारा शरीर ये पहचानता नहीं है किस पैथी की दवा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक रोग को ठीक करने का तरीका होता है, और वो दवाई किसी पैथी से आ सकती है। स्वाति, एक क्विक जवाब सर। एक चीज और, जहां तक बात है 2 साल के एमबीबीएस करने की या 5 साल की जो एमबीबीएस का ड्यूरेशन है, मैं आपको विनम्र तरीके से दोबारा बताना चाहता हूं कि बीएमएस डिग्री भी 4.5 साल और 5 साल की होती है। इसमें भी सर्जरी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, और जैसे कि एमबीबीएस के बाद एमएस किया जाता है, वैसे ही बीएमएस के बाद भी एमएस डिग्री होती है। और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि हॉस्पिटल्स, पतंजलि मेडिकल कॉलेज इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा हॉस्पिटल, हमारा मेडिकल कॉलेज एमएस डिग्री इम्पार्ट करता है बीएमएस ग्रेजुएट्स के लिए, तो वो भी उतना ही लेबर इंटेंसिव, उतना ही इंटेंस और उतना ही डिटेल्ड कोर्स है जितना एक एमबीबीएस एमएस का होता। जस्ट कंसर्न ये है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कहाँ फोकस कर रहे हैं, और वहाँ पे आपका पॉइंट डॉक्टर स्वाति बिल्कुल सही है कि हमें लोगों को तैयार करना चाहिए इस तरीके से कि हम दवाइयों को, उनके देने के तरीकों को या सर्जरी के पैरामीटर्स को अच्छे से ट्रेन कर पाएँ। हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम सर्जरी को एज ए स्किल डेवलप करें। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्किल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एलोपैथिक के फील्ड में भी जो बहुत सारे सर्जन हैं, सब सर्जन एक समान नहीं माने जाते ना। कोई सर्जन बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि उनका स्किल सेट बहुत अच्छा है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को स्किल की तरह से लेके आगे चलेंगे और ऐसे स्किल को सॉफ्ट करेंगे, होन करेंगे, परिमार्जन करेंगे उसका, तो ठीक है, शायद इस सवाल का एक जवाब आ जाएगा। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर स्वाति। देखिए, अब थोड़ी भाषा में सुधार है और उसके लिए मैं सराहना करना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआत ही इन्होंने इस बात से करी थी कि एलोपैथी का मतलब क्या होता है, यानी कि दोषारोपण से ही शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि अगर गांवों में साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, वो इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि वहां के लोग इलिटरेट हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं कि जो आपके डॉक्टर्स वहां पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्हें सही ट्रीटमेंट करना नहीं आता है। वो उन लोगों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिनके पास शायद डिग्री भी नहीं है, जो जिस चीज के लिए एलिजिबल भी नहीं है। और जहां तक बात आप कर रहे हैं कि एमबीबीएस या आयुर्वेदिक या इनकी ट्रेनिंग की बात करें, देखिए सबके ट्रेनिंग की पद्धति भी अलग है। आप 5 साल आयुर्वेद के और 5 साल एलोपैथिक के कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सब चीजों की ट्रेनिंग अलग अलग तरह से हो रही है, अलग अलग बीमारियों की यहाँ पर बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा है कि अगर हम ये कहें कि ये बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमारे रिजल्ट्स अच्छे देखे गए हैं, तो लोग अगर इस मेडिसिन को भी ट्राई करें तो अच्छा होगा। इसकी बजाय हम ये कहें कि नहीं एलोपैथिक सबसे खराब मेडिसिन है, इससे तो कुछ फायदा ही नहीं होता। और देखिए यही लोग हैं जो जब बीमार पड़ते हैं तब सीधे अस्पताल की तरफ ही भागते हैं, तब कोई कोरोनिल खाने नहीं भागता है जैसे आज आप बात कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को समझिए, ये इतना आसान नहीं है और लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें समझाना जरूरी है। वैलिड पॉइंट। मैं सीधे डॉक्टर यादव के पास चलता हूं। डॉक्टर यादव, सरकार की इस बात पर आलोचना भी हुई कि आखिरकार आपने शल्य चिकित्सा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को क्यों कर दी, क्या कारण था इसके पीछे? डॉक्टर यादव संक्षेप में बताएं तो बेहतर होगा। देखिए, जहाँ तक आयुर्वेद को शल्य चिकित्सा की अनुमति मिली,
ये शल्य चिकित्सा आज से नहीं प्राचीन काल से हो रही है और बीच में भी थी। ये एक अध्यादेश लेके सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया है। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है और ना किसी से विरोध है, ये तो ज्ञान का विषय है। और आयुर्वेद में शल्य इतनी अच्छी तरीके से उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। देश में जहां डॉक्टरों की कमी है वहां अगर एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी अपना पूर्ण योगदान करे तो हमारे देश के उन गरीब लोगों तक एक शिक्षा, एक चिकित्सा को बेहतर तरीके से पहुंचाया जाता है। और ये सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आयुर्वेद का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके या ईगो की क्लैश करा के हमें लगता है कोई निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। यदि कोई कमी है हमारे स्तर पे तो हम इंटरचेंजेबल एजुकेशन के थ्रू, इंटरचेंज सर्जिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू इसको डेवलप करें और वहाँ तक, रिमोट एरियाज तक आयुर्वेद के लोगों के माध्यम से चिकित्सा, शिक्षा, सब चीज़ को पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें और एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से हमारे भारत देश का निर्माण हो। हम भी दुनिया के विकसित देशों की तरह अपने लोगों को चिकित्सा मुहैया करा सके। तो दिस इज अ क्यूमुलेटिव, ये एक मिलजुल के कार्य करने वाला है। अलग अलग संस्थाएं जो प्रयास कर रही हैं, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे भारत सरकार के हो, प्रतिष्ठान हो, जिसमें कि आजकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी आया है, CGHS जो एक बहुत बड़ी यहाँ सेवाएं देता है जिसमें हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, सिद्धा, यूनानी सभी के साथ मिलकर काम करते हैं। कोरोना के काल के दौरान हमने काफ़ी लोगों को ठीक किया और एलोपैथी चिकित्सा भी बड़े सहर्ष और बड़े पॉजिटिव तरीके से आयुर्वेद की दवाओं का सेवन करना चाहते हैं। जहां हमारी समस्या होती है हम उनकी दवाई सेवन करना चाहते हैं और हमारे लिए ये वरदान है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां इतनी पद्धतियां हैं, अगर सब अपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके ये पेशेंट्स पे छोड़ दें, लोगों पे छोड़ दें कि वो जो बेहतर समझते हैं उसको चुनें और उसका लाभ लें। मैं समझता हूँ CGHS एक ऐसा पैरामीटर्स हमारे देश में बना हुआ है जहाँ लगभग सभी चिकित्सा पद्धतियाँ अपना योगदान कर रही हैं और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा ये योगदान है। तो हमें एक विग्रह या आपस में विवाद न खड़ा करके लोगों के हित में, समाज के हित में मैं समझता हूँ विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का उसका लाभ लेना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए। डॉक्टर शरद अग्रवाल, फिर IMA क्यों विरोध कर रहा है? यहाँ तो होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है कि एक के साथ दूसरे की कंपेटेबिलिटी हो। आप लोग क्यों आउटराइटली विरोध कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ऑपरेशन की अनुमति दी ही नहीं जानी चाहिए? दीपक जी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा। 736 एलोपैथिक डॉक्टर शहीद हुए हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई करते हुए देश में। ये वही एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिनको सराहा, हमारे गृह मंत्री जी ने जिनको सराहा और उनके ऊपर फूलों से वर्षा करी गई। तो ये तो मैग्नीट्यूड है एक्सेप्टेंस का कि विच पैथी इज गुड। कोरोनिल अच्छी होती है, जैसा डॉक्टर स्वाति ने कहा, तो कोरोनिल खा के भी सही हो सकते थे। अब मैं आता हूँ कि इस चीज पे एक डॉक्टर को बनने में, एक एलोपैथिक सर्जन को बनने में करीब 11 से 12 साल का समय लगता है। जब आप MS सर्जरी करते हैं उसके बाद 3-4 साल आप SRशिप करते हैं, सीनियर सर्जन के अंडर में सीखते हैं और तब आप हिम्मत करके आप इस लायक होते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई सर्जरी कर सकें। जिस तरह की 58 सर्जरी को जो नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें कहा गया है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 2 साल का ट्रेनिंग करा के इस सर्जरीज को अलाउ करेंगे, उसके अंदर ईयर की सर्जरी है टिम्पेनोप्लास्टी, आंख की सर्जरी है कैटरेक्ट, इंटेस्टाइनल एनास्टमोसिस जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन, GI सर्जन करते हैं। आप सोचिए कि जिस पैथी को, बिकॉज ये स्किल है, इसको किताब से पढ़ के नहीं समझ में आ सकता। सर्जरी के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जितने आपने केसेस करे हैं सक्सेसफुली तभी आप एक इंडिपेंडेंट सर्जरी कर सकते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो केवल एक शॉर्टकट से कोई भी डॉक्टर किस तरह से वो सक्सेसफुल सर्जन बनेगा। और अगर वो डॉक्टर, वो सर्जन हम गांव के अंदर पोस्ट कर देंगे जहां पे विलेजर्स को ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, वो उनको नहीं समझ में आता कि कितनी ट्रेनिंग हुई है, कितनी एक्सपीरियंस है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा कि एफ्लुएंट सोसाइटी को वो अच्छी जगह पे एलोपैथिक एक्सपीरियंस डॉक्टर से इलाज कराएं और जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता, गरीब जनता है, उसको हम एक अनट्रेंड से इलाज कराएं।
आईएमए का विरोध किसी पैथी से नहीं है, हम किसी आयुर्वेद या यूनानी किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा विरोध है क्रॉस पैथी, मिक्सोपैथी का। क्या हम आयुर्वेदिक जो सर्जन हमारे सर्जरी करेंगे, क्या वो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करेंगे? क्या वो एनेस्थीसिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करेंगे? क्या वो एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करेंगे? हमारा विरोध उस पे है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद जब ये अलाउ नहीं करता, इवन जो एक जनरल सर्जन है, अगर वो जनरल सर्जन गायनी की सर्जरी कर रहा है और कोई उसमें गड़बड़ होता है तो ही इज फाउंड गिल्टी, क्योंकि वो उस सर्जरी के लिए ट्रेंड नहीं है। अगर कोई दूसरी दवाई देता है जिस पैथी को किसी ने पढ़ा नहीं है, वो उस दवाई को देने के लिए ऑथराइज ही नहीं है हमारे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से, तो वो किस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे? तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि जब हमारा ये कॉमन टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, नीट होता है, नीट के अंदर मेरिट बनती है। हमारे जो कंपटीशन होते हैं, एक ही सेम मेरिट से जो टॉप मेरिटोरियस होते हैं वो एलोपैथी चूज करते हैं एमबीबीएस, उससे नीचे फिर वो आयुर्वेद करते हैं। मेरा ये सवाल है हमारी सरकारों से, इतने 70 सालों से ये आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं डेवलप हुए? मैं सरकार से कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, आईएमए आयुर्वेद का विरोध नहीं कर रही, आईएमए चाहती है आयुर्वेद हमारी हिंदुस्तान की पैथी है, ये डेवलप हो, बहुत अच्छे से डेवलप हो, लेकिन उसके लिए इनके इंस्टीट्यूट हमें इंप्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी बात का जवाब लेते हैं, छोटा छोटा बोलते हैं डॉक्टर साहब छोटी छोटी अपनी बात रखते हैं, एक एक आर्गुमेंट लेते हैं, बहुत वक्त है मेरे पास बात करने के लिए। डॉक्टर यादव, एक सेकंड और, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, एक सेकंड और। मेरा ये कहना है कि क्यों आज टॉप मेरिटोरियल वाले एमबीबीएस में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह से आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट डेवलप करें कि आयुर्वेद का बंदा पहले टॉप मेरिटोरियस में आए, जो टॉपर है वो आयुर्वेद ले और उसके नीचे वाला एमबीबीएस ले, पर इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। आज क्यों सारे नेता मंत्री वो एलोपैथिक का इलाज करा रहे हैं, आयुर्वेद से क्यों नहीं कोरोनिल खा रहे वो लोग? अभी हमारे आयुष मंत्रालय के माननीय श्रीपद नायक जी हैं, उनका कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ, वो एम्स में एडमिट रहे, उन्होंने किसी आयुर्वेदिक उससे इलाज नहीं कराया। अभी उनके साथ बड़ा एक दुर्घटना हो गई और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से सही हो जाएं, और ही लॉस्ट द वाइफ एंड डॉटर। सो वो अभी भी बेचारे, उनकी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो रही हैं, एलोपैथी के ही कर रहे हैं। तो देखिए, ये लड़ाई एलोपैथ आयुर्वेद की नहीं है, ये क्रॉस पैथी की है। किसी जिस पद्धति की जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं करी है, उसे उस पद्धति में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। डॉक्टर यादव क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं इसमें आपको बिल्कुल पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक तरीके से बिना समझे आरोप लगाना आयुर्वेद पे बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आयुर्वेद में भी पूर्ण रूप से शिक्षा का प्रावधान है, चिकित्सा का प्रावधान है और अनुभव का प्रावधान है। सारा चिकित्सा अनुभव, मैं खुद भारत सरकार में हूँ, सीजीएचएस में हूँ और बहुत सारे लोगों की चिकित्सा कर रहा हूँ। कोरोना काल में भी हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी हम ट्रीटमेंट किया। इसके अलावा भी हमारे पास भी एम्स से, सफदरजंग से पेशेंट आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, पोस्ट कोरोना रिपोर्ट करते हैं और वो हमारे पास ठीक हो रहे हैं। देखिए, झगड़े का विषय नहीं है, समस्या ये है कि इन्हें आयुर्वेद के बारे में पता नहीं है। यदि ये आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स इतने अच्छे हैं कि हमारे देश की समस्याओं को समूल समाधान कर सकते हैं। जहाँ तक ये अपनी श्रेष्ठता की बात करते हैं, देखिए, इस पद्धति को भी इतना दबाया गया, इतना इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जहाँ दुनिया में हमारी चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं लोग। तो हमें इस चीज़ को बढ़ाना होगा। ये पहली बार है आज़ाद हिंदुस्तान में कि प्रधानमंत्री के कारण आज हमारे देश में आयुर्वेद को भी मौका मिल रहा है, बहस का कारण बन गया है आज आयुर्वेद। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे सारे नियम है, भारत सरकार के अपने नियम है। यदि कोई शल्य चिकित्सक गलती करता है, उसकी जांच होती है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, कानून है, नियम है। ये तो ऐसे प्रचार कर रहे हैं आम जनता में जैसे कि हम बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता है और हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते तो हम सीखेंगे कब? हम कब डेवलप करेंगे? कब भारत की ये पद्धति आगे आएगी? और यकीन मानिए, ये बहस ही ये बात बताती है कि हम कुछ कर रहे हैं और आने वाले दिन में हम इन्हें लीड करेंगे। ये अहंकार नहीं है। मैं खुद अपने 20 साल के अनुभव में बता रहा हूं। मैं वहां से शुरू हुआ था जहां लोग कहते थे कि आयुर्वेद में दाखिला नहीं लेना, और आज मैं उस जगह दावा कर, मैं एक पंचकर्मा का एक्सपर्ट हूं। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन इज इन द फील्ड ऑफ पंचकर्मा, और मैं किसी भी बीमारी में दावा कर सकता हूं कि हमसे बेहतर ये इलाज नहीं कर सकते हैं। जहां तक शल्य की बात है, ये
ये माना जाए कि शल्य की तकनीकें जो विकसित हुई है प्लेन साइंस ने की हैं, और प्लेन साइंस ने जो तकनीकें विकसित की है उन्होंने एलोपैथी ने उसको इस्तेमाल किया, यूटिलाइजेशन किया और अपनी एडवांसमेंट की। हम भी आज चाहते हैं कि हमें भी एडवांस करने का मौका मिले, हमें सीखने का मौका मिले। हम इनको बड़े भाई की तरह इज्जत करना चाहते हैं, हम इनसे सीखना चाहते हैं, हम इनका विरोध नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मैं सीधे इसी का जवाब डॉक्टर आशुतोष चौहान से लूंगा, जो खुद कैंसर सर्जन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीनियर कैंसर सर्जन है। आप इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कैंसर सर्जरी के करते हैं, क्या यह संभव हो पाएगा जिन 58 ऑपरेशंस की लिस्ट दी हुई है उनको आयुर्वेद में भी एम्प्लॉय किया जाए? क्या कहेंगे डॉक्टर आशुतोष? दीपक जी, हम इसको ना, मैं अपने इस टॉपिक को अप्रोच करता हूँ 3 फैक्ट से। जो यादव जी अभी बात कर रहे थे, मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं इसकी बात करता हूँ लॉजिक, साइंस और एथिक्स के ऊपर। हम इस पर लॉजिक की बात करते हैं। मैं कैंसर सर्जन बना, 5 साल मैंने अपनी नींव तैयार की एक MBBS करके। उस पद्धति के ऊपर फिर मैंने 3 साल स्पेशलाइजेशन किया सर्जरी में, और फिर उसी पद्धति में मैंने जाके अपनी कैंसर सर्जरी की। 11 साल लगे मुझे कैंसर सर्जन बनने में। आज की तारीख में मैं बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैं फेफड़ा निकाल दूंगा, मैं पेट निकाल दूंगा, लेकिन क्या मैं आँख का ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं क्या मैं कान का कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं दांतों का कोई ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो MBBS में हम लोग करे ही नहीं थे। एक लॉजिक, एक सिस्टम डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स भूल जाते हैं, जिसमें है ट्रेनिंग, क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग। ट्रेनिंग अर्थात एक किसी प्रॉपर अंडर सुपरविजन मेरी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद एक प्रॉपर एक पीयर ग्रुप अपने साथ वालों के अंडर मेरी उसकी क्रेडेंशियलिंग हुई, अर्थात मुझे अलाउ किया गया, और उसके बाद फिर MCI और इन्होंने मुझे कहा कि भाई अब मैं ये पर्टिकुलर सर्जरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिस चीज़ को मैंने 11 साल करने में लगाए, और उसके बावजूद मैं कोई गायनी वाला ऑपरेशन कर सकता हूँ ना आई वाला। यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ अचानक गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप आयुर्वेद के बेसिक बैकग्राउंड से आके आप सर्जरी में ले आइए। अच्छा, इसी से दूसरी बात आती है साइंस की। बात ये नहीं है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर, तो मेरा ऑपरेशन, मेरा OT टेक्नीशियन भी है, मेरे साथ OT टेक्नीशियन 20 साल है, वो भी बहुत अच्छी लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कर सकता है। देख देख के हर आदमी कर सकता है। क्वेश्चन होती है साइंस, इसके पीछे जो साइंस है, किस केस में क्या आपको सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं है, क्या इसमें हम मेडिसिन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक सर्जरी के पीछे मेरे इतना एक्सपीरियंस ये होता है कि कहाँ पे मुझे सर्जरी नहीं करनी है। हम इन चीज़ों को बाईपास करके सीधा हम किसी को कह दें कि भाई आप ऑपरेशन कर सकते हैं। ये तो ऐसी बात है कि भाई मैं तो कार चलाना जानता हूँ, उसमें भी इंजन है, गियर है, अब तो मैं टैंक चलाने चला जाऊँगा। तीसरी चीज़ लेते हैं, इसमें साइंस के आगे है जो एलोपैथी की जो हम बात कर रहे हैं, ये इतने सालों से इसके पीछे एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस आई है, कोई चीज़ हवा से नहीं आई है। अलग अलग प्रोसीजर्स डेवलप हुए, सर्जरी की बात कर रहा हूँ, अलग अलग प्रोसीजर्स डेवलप हुए, ट्रायल हुए, फेलियर्स उनके डॉक्यूमेंटेड हुए, सक्सेसेस डॉक्यूमेंट हुए, एंड धीरे 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 करके ये ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में ये जाके अब ये उसमें हम कॉन्फिडेंटली अब हम सर्जरीज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को हमारे डॉक्टर यादव बताते हैं, डॉक्टर अनुराग बताते हैं, भाई सुश्रुत ने 2,500 साल पहले, भाई 2,500 पूर्व ईसा, 4,500 साल, सब लोग उसी की बात करते हैं। मुझे उसके बाद क्यों नहीं कुछ बताता, मुझे कोई और किसी और का नाम, किसी और का बताएं कि ये भाई आयुर्वेद में ये सर्जरी, शल्य चिकित्सा की पद्धति डेवलप हुई, कहीं और भी अप्लाई हुई। हम डायरेक्टली 4.5 साल का पूरा डेवलपमेंट जो एलोपैथी में हुआ उसको सीधा बाईपास करके हम आज की सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। अच्छा, अभी एक और पैनलिस्ट ने बताया था कि डॉक्टर शरद ने बताया था, ये कहना चाहता हूं, क्या आप भी 200 साल पहले कहां थे? करेंगे शल्य चिकित्सा। मैं एक मिनट बहस को खोलूंगा। डॉक्टर आशुतोष, बहुत लंबा हो रहा है, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बातों को छोटा छोटा रखें। हम एक टीवी डिबेट के स्टूडियो में हैं, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। डॉक्टर मंजीत गंगवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मंजीत गंगवार से बात होगी ब्रेक के तुरंत बाद।
तो आज देश की बहस में बात हो रही है दो चिकित्सा पद्धतियों की, एलोपैथी और आयुर्वेद। क्या एलोपैथी और आयुर्वेद साथ साथ चल सकते हैं? क्या आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशंस होने चाहिए? इसी पर बहस चल रही है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिवीजन पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के। मेरे साथ डॉक्टर विनोद यादव हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आयुर्वेद के आयुष मंत्रालय के अंदर। मेरे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल हैं, नेशनल चेयरमैन हैं IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष चौहान है, सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन है। सीधे मैं डॉक्टर राकेश यादव आपके पास आना चाहूंगा। क्या डॉक्टर चौहान बोल रहे हैं कि भाई आप गले की सर्जरी कोई कैंसर वाला तो कर नहीं सकता? क्या इतना सिंप्लीफिकेशन सही है आपके नजरिए से? डॉक्टर यादव, डॉक्टर विनोद यादव, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर। हाँ जी आ रही, एक बार अपना प्रश्न दोबारा दोहरा दें। डॉक्टर आशुतोष चौहान ने कहा कि भाई कैंसर की सर्जरी वाला डॉक्टर